हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। देखिए एलएलबी आप लोगों की हो गई है, ठीक है। बहुत से लोग कर रहे हैं एलएलबी, लेकिन अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है कि एलएलबी के बाद उनका क्या प्लान रहेगा, एलएलबी के बाद वे क्या करेंगे, एलएलबी के बाद उनको जो कौन सा करियर अपनाना है ताकि जल्दी से जल्दी उनको नौकरी मिले, और नौकरी मिलने के बाद जल्दी से जल्दी उनकी शादी हो। अधिकतर लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करियर अडॉप्ट करें जो जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सकें और शादी हो जाए, ठीक है। और उसके बाद छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाएं। तो आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यह ज़रूरी है कि मैं आपकी सहायता करूं कि आपको कौन से करियर अपनाने चाहिए ताकि आप अपने घर का अच्छे से खर्चा चला सको और अच्छी आपकी एक सैलरी हर मंथ आ सके। ऐसे एलएलबी करने के बाद कौन कौन से करियर हैं जिसमें 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी है। अगर आप जागरूक हैं, अगर आपको पता है, तो आपके लिए फिर पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही सहायता करने के लिए मैं हूँ कि एलएलबी तो कर ली है, अब आगे क्या करना है। एलएलबी करने के बाद देखिए बहुत से करियर ऑप्शन है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए खुल जाती हैं। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की एलएलबी में तो आप अधिकतर एग्जाम क्रैक कर सकते हैं जो एलएलबी के अधीन आते हैं, क्योंकि उनमें जो अधिकतर परसेंटेज लो का ही रहता है, जो लो के सब्जेक्ट होते हैं उनका ही वेटेज रहता है। तो यह फ़ायदा बहुत होता है कि उसके बाद आप जो बहुत सी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं जो उसके अधीन आते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, बहुत सी बातें हो गई हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम एलएलबी के अधीन आते हैं या एलएलबी की जो है क्वालिफिकेशन मांगते हैं जिन एग्ज़ाम में, जिनको आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक पूरा चार्ट आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक है। चार्ट में देखिए पहले मैंने ये बताया है कि एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि एलएलबी की क्या फुल फॉर्म होती है। वो कहते हैं बैचलर ऑफ लॉ। हाँ, बैचलर ऑफ लॉ इसको इंग्लिश मीडियम में कहते हैं, लेकिन कोई बोले कि एलएलबी मुन्ना बताओ आपने कर तो ली, मुन्नी बताओ कर तो ले लिया एलएलबी, तो इसका इंग्लिश में मतलब इसकी जो पूरी एलएलबी है इसका एक एक वर्ड का मीनिंग बताओ। तो एल का मतलब है लेक्स लेगुम बैकलोरस, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड में जो है इसकी यह जो है इंटरप्रिटेशन है लेक्स लेगुम बैकलोरस। और उसी प्रकार मास्टर्स की मैं बता देता हूँ एलएलएम की, लेक्स लेगुम माजिस्टर एलएलएम, और इसका इंग्लिश मीडियम हो गया मास्टर ऑफ लॉ और एलएलबी का इंग्लिश मीडियम हो गया बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है। अब एलएलबी करने के बाद आप लॉयर हो जाते हैं, ये सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन आपको एडवोकेट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बार काउंसिल का एग्जाम होता है, उसको देना पड़ता है। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, एडवोकेट बन जाते हैं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो यही है कि बहुत से लोग एडवोकेट बन सकते हैं एलएलबी के बाद। उनको क्या करना है कि बार काउंसिल का एग्जाम क्रैक करना है, मतलब देना है, क्वालिफाई करना है और एडवोकेट बन जाना है। अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, अपना एनरोल करवा लेना वहाँ पर। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए कोर्ट में। और अगर आप अच्छे एडवोकेट हैं, अगर आप बचपन से देखते आए हैं केडी पाठक को, बचपन से अदालत देखते आए हैं, तो आपको अच्छा शौक होगा बहस करने का, तो वहाँ पर जाकर बहस कीजिए और मज़े लीजिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिसर्च कीजिए। अगर अच्छे एडवोकेट बन जाते तो आपकी जैसे जैसे आप अच्छे बनते जाएंगे उसी हिसाब से जो आपकी जो फीस बढ़ती जाएगी, एक केस के आपकी फीस बढ़ती जाएगी, तो वो सारी आप पर डिपेंड है, आपकी मेहनत पर डिपेंड है, आप कितना योग्य बनते हैं। तो एडवोकेट सीधे ही बन सकते हैं एलएलबी के बाद, बार काउंसिल एग्जाम के बाद। अब दूसरे करियर ऑप्शन है, देखिए कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं। अब जो कॉर्पोरेट कंपनी होती है उनको लीगल समझ नहीं होती है, उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। वो लीगल लोगों को रख लेते हैं कि जो कंपनी अपने समझौते करेगी, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनके साथ वह जो समझौते हों उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो, या उनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है या ऐसी कोई समस्या हो जाती है, तो उनसे निपटने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट हो गई या डीलिंग हो गई, बेस्ट डीलिंग हो गई, सरकार की समझ देखने के लिए, मतलब उनको कि वो उसके दायरे में काम करे, इसलिए वह कॉर्पोरेट लॉयर को रखती है। विभिन्न कंपनियों में होते तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं, ठीक है। अगर आप योग्य हैं तो यहाँ पर भी आप अपने मुन्ना मुन्नियों का खर्चा चला लोगे, बच्चों का खर्चा चला लोगे, ठीक है। अच्छा घर कर चल जाएगा। एलएलबी के बाद बहुत बड़ा फायदा है। और मतलब और डिग्री लेते हो आप लोग, मतलब और सब्जेक्ट में डिग्री लेते हो तो उसमें इतना फायदा नहीं मिलता है एक डिग्री के बाद, लेकिन एलएलबी के बाद ये फायदे जरूर मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे देखिए एलएलबी के बाद आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक एग्जाम होता है, ये गजेटेड ऑफिसर भी होता है, ठीक है। यह दे सकते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तनख्वाह है, इसे सरकारी वकील आप कह सकते हैं। यानी आपने देखा होगा कि सरकारी वकील होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एलएलबी के बाद वह एग्जाम दे सकता है और इसे एपीओ एग्जाम कहते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर। अब कई राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिया गया है,
जैसे ADPO भी कहते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, APO भी कहते हैं कुछ राज्यों में, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, यानी जो सरकारी वकील होता है, अगर मैं बिल्कुल सीधे माध्यम से आपको बताऊं तो उसे कहते हैं APO। अब APO के लिए यह जरूरी है कि आपकी एज जो है वो 21 साल से और 35 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी इसमें मुन्ना और दद्दा दोनों नहीं बैठ सकते, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मुन्ना और थोड़े युवा लोग बैठ सकते हैं, मुन्ना और पप्पा भी साथ नहीं बैठ सकते हैं, 21 और 35 साल में नहीं बैठ सकते, क्योंकि 20 साल में तो पप्पा की शादी हुई होगी, तो 15 साल का मुन्ना कैसे बैठ सकता है। तो 21 से ये तो मजाक था और ये ज़रूरी है, हंसी मजाक भी जरूरी है। तो 21 से 35 साल के लोग बैठ सकते हैं इसमें, LLB जिसने की है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर दूसरा कोई तरीका बताइए, ठीक है, हम एग्जाम ना दें तो हम कैसे इस सरकारी वकील बन सकते हैं, कैसे इस फील्ड में घुस सकते हैं। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका भी, यहाँ पर नॉमिनेट भी होते हैं, ठीक है। जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जज होते हैं, उनके काउंसिल होती है, वो बैठते हैं और जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वकील, एडवोकेट, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद उनमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं। किस किस पदों पर के लिए नॉमिनेट करते हैं? वह पद हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बार गवर्नमेंट काउंसिल, सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। ये 3 पोस्ट पर वह जो है मनोनीत करते हैं, राज्य सरकार को भेजते हैं और राज्य सरकार जो है उनको फिर आगे इन पदों पर नियुक्त करती है। इसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए मिनिमम 35 और 45 साल की वो चाहिए, एज चाहिए, यानी 35 साल का कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 45 साल तक। यहाँ पर सिर्फ पप्पा या दद्दा बैठ सकते हैं, यहाँ पर बच्चा मुन्ना नहीं बैठ सकता, युवक नहीं बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर पप्पा और दद्दा बैठ सकते हैं सिर्फ जिसने LLB की है और जिनका एक्सपीरियंस है 10 साल। DGC के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब कोर्ट में प्रैक्टिस की हो या कोई लीगल काम में प्रैक्टिस की हो 10 साल। तो उसके लिए DGC के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट काउंसिल है उस पोस्ट के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ADGC हो गया जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल हो गया, उसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया। और जो सब डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल हो गया उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस। तो ये LLB के साथ ये चीजें चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपको नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर आप अच्छे वकील हो, योग्य हो, अगर आप जजों की नजरों में हो तो आपको नॉमिनेट किया जा सकता है और इन पदों पर नियुक्त किया जा सकता है और राज्य सरकार को भेज सकते हैं। तो ये था दूसरा तरीका। ये सरकारी वकील हो गया, एक कॉरपोरेट हो गया, एक खुद का काम करने वाला हो गया। अब चलते हैं दूसरे कि जिनके सपने बड़े हैं, ठीक है, जिनके सपने थोड़े बड़े हैं और जिनको काम नहीं चलता है छोटी मोटी नौकरी में, ये जो ख्वाहिश रखते हैं कि उनके मुन्ना मुन्नी जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलें या जो है उनका अच्छे से ख्याल रख सकें, अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रख सकें। तो इसके लिए उन्हें जो है बड़ी नौकरी की ज़रूरत होती है और वो भी है, उसके लिए भी है। तो आप जज बन सकते हैं सीधे, ठीक है। जो जुडिशियल एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो स्टेट लेवल पर होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर तो अभी कोई ऐसा एग्जाम कंडक्ट करवाने की व्यवस्था नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पर कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता हो। हाँ, हर स्टेट जुडिशियल एग्जाम, जुडिशियल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसमें आप क्या बन सकते हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आगे इसकी व्यवस्था है। जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम होता है जो स्टेट करवाता है उसके लिए बता देता हूँ मैं क्या। उसके लिए आपके पास LLB होनी चाहिए, LLB की डिग्री होनी चाहिए और 35 साल की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मैंने मान ले 21 से 35 साल, 35 साल के बाद आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। इस जुडिशियल सर्विस से आपको पोस्ट मिलेगी, जैसे मजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास 2 की जो है पोस्ट मिलेगी, मजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास 2 से जुडिशियल सर्विस का जो एग्जाम होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 35 साल से लोग ऊपर हो चुके हैं, पप्पा दद्दा हैं कुछ, तो वो क्या करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा हंसाना है और थोड़ा मजाक करना है। किसी को अगर बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, मैं मतलब माफ़ी मांगता हूँ पहले से ही। एक आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करता हूँ माफ़ी की, कि अगर आपको बुरा लगे तो उस सिक्योरिटी का आप यूज़ कर लेना, ठीक है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल आपको मतलब हर्ट करना नहीं है, मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, तो आपके साथ जुड़कर बता रहा हूँ। तो इतनी हंसी मजाक तो यार चलता है दोस्तों के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब जो 35 साल की उम्र पार कर चुके हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए है 35 से 45 साल के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। उसके लिए क्या है? 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। और LLB होनी चाहिए, LLB के साथ 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का आप एग्जाम दे सकते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। अब ठीक है, ये हो गया जुडिशियल सर्विस को लेकर। अब बोलते हैं कि सर हमने तो जो है डिग्री कर ली है
और हम LLM करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक नौकरी भी मिल जाए ताकि जल्दी से जल्दी छोकरी मिल जाए। तो नौकरी के लिए क्या करें, नौकरी कैसे हासिल करें, LLM भी कर लें और जो नौकरी भी अच्छे से मिल जाए किसी पब्लिक सेक्टर में या सरकारी कंपनी में। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके लिए व्यवस्था है। जो क्लैट का एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट UG और PG दोनों के लिए होता है। यानी आपने 12th पास किया तो आपको लॉ में एडमिशन लेना है तो तब भी होता है क्लैट UG। लेकिन आपने LLB कर लिया लेकिन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG करना है या जो LLM करना है तो उसके लिए भी होता है। तो उसके लिए जो एग्जाम होगा उसमें एक व्यवस्था होती है कि उसके आधार पर आपको जो है पब्लिक सेक्टर में जो है लीगल एडवाइजर नियुक्त किया जा सकता है। ये भी अच्छी नौकरी होती है, तो वहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है और वहाँ पर भी आप अच्छा सैलरी कमाकर अपना घर खर्च चला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कौन सी एग्जाम है, RBI ग्रेड A एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें RBI ग्रेड A का एग्जाम होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास LLB का डिग्री होना चाहिए। LLB के डिग्री के साथ इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको जो है 2 एग्जाम देने हैं। पहला एग्जाम जो देंगे उसमें सिर्फ GK जनरल नॉलेज और लॉ संबंधी ज्ञान मतलब जो कानून संबंधी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उससे संबंधित चीज़ें आएंगी। और दूसरा एग्जाम इंग्लिश का होगा। ठीक है, इंग्लिश का क्यों होगा, क्योंकि ज़रूरी है इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश तो लॉ की रग रग में बसी है। हिंदी में बहुत कम लॉ पढ़ते हैं, तो जिसमें हिंदी में LLB क्या हो तो उसके लिए इंग्लिश की तैयारी करनी यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगी। अब इसके लिए एग्ज़ाम की जो एज है वो कितनी, 21 से 32 साल। अगर आप 21 से 32 साल के हैं तो आप ये LLB वाला जो RBI का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अब सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर मार्केट वाला बिल्कुल सही पकड़े हो, वहाँ पर भी एक पोस्ट निकलती है ग्रेड A की नौकरी निकलती है। उसमें भी जो है एलिजिबिलिटी जो है LLB की होनी चाहिए और उसमें आप 3 फेज क्लियर करके उसके बाद नौकरी हासिल कर सकते हैं। पहला क्या होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स यानी छटनी करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा यानी जो रियल एग्जाम होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा यानी आपको देखा जाएगा, परखा जाएगा ये नौकरी के लायक है या नहीं, समझिए। उसके बाद आपको नौकरी दे दी जाएगी और आप घर वालों को फिर लड्डू खिला सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब बोलते हैं सर हम तो जो है ना तो इन दोनों में जाना चाहते हैं, हम तो ऐसे काम में जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें जो है सब चीज़ें मिलें और हम जो है एक फौजी कहलाएं, यानी एक फौज के सैनिक या फौज में सेवा करने वाले व्यक्ति कहलाएं। हम तो फौज की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। जज एडवोकेट जनरल आप बन सकते हैं, यानी जिसे जैक कहते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके लिए 21 से 27 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात जो है आपको LLB फर्स्ट डिवीज़न में पास करनी है। अब यहाँ पर कोई LLB जो है रट्टे मारकर पास किया है या चीटिंग के साथ पास किया है या सेकंड डिवीज़न है तो आपके साथ धोखा हो गया है। अभी आपका सपना चकनाचूर हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता बबुआ, आप बाहर निकल जाइए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि LLB जो है फर्स्ट डिवीज़न से आपकी पास होनी चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न के साथ जो है आपकी एज 21 से 27 होनी चाहिए आपकी, यानी आप यंग होने चाहिए, युवा होने चाहिए, समझ गए, तभी आप जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी फर्स्ट डिवीज़न है LLB में, इसमें एक सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, जैग में सीधा कैसे जा सकते हैं, जज एडवोकेट जनरल में सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी अगर फर्स्ट डिवीज़न है उसके आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यानी आपने एप्लीकेशन फिल की तो परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट करके और जो है SSB के लिए बुला लिया जाता है। यानी 4-5 दिन का इंटरव्यू होता है, वहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं और उसी के 5 दिन के बाद ही आपको नौकरी मिल जाएगी। शुरुआत में जो पोस्टिंग होगी और लेफ्टिनेंट के पद पर होगी और मेजर तक जाता है, जहाँ तक मुझे ध्यान है मेजर के पद तक जाता है तो लेफ्टिनेंट पर नियुक्त होकर। तो इसमें क्या करना है, वहाँ पर कोर्ट जो मार्शल होता है वहाँ पर लीगल एडवाइजिंग करनी है या जो काम हो सकता है लीगल एडवाइज़र का, या जो सेना संबंधी मामले या जो है सेना को रिप्रेजेंट करना है कई मामलों में, तो वहाँ पर ये काम होते हैं इसके। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि सर ये डिग्री तो कर ली, तो क्या ये जो डिग्री की है हमने, क्या हम SSC में भी जा सकते हैं। कब किसी का सपना होता है कि सर हमें तो लॉ कर लिया, बस कैसे ही कर लिया कि डिग्री ही तो लेनी है, तो डिग्री के लिए अब क्या करेंगे, या डिग्री वैलिड है अन्य जॉब में भी। हाँ बिल्कुल, आप SSC जा सकते हैं, UPSC जा सकते हैं। UPSC में आप जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जा सकते हैं। उसमें अधिकतर में यही होता है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। SSC में भी यही होता है कि आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। तो SSC के CGL वगैरह एग्जाम आप दे सकते हैं, UPSC के CSC के एग्जाम दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये था। अब IBPS भी होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सर्विसेज।
एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, एक संस्था है जो एग्ज़ाम लेती है, और उसमें जो एग्ज़ाम किस आधार पर लिए जाते हैं उसके लिए क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वही एलएलबी होनी चाहिए, और एज आपकी 21 से 30 साल की होनी चाहिए, यानी आप युवा होने चाहिए। और इसमें आप कहाँ पर नौकरी करेंगे, यहाँ पर जो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, यानी सरकारी, अगर मैं हिंदी भाषा में या आपकी समझ के अनुसार बताऊँ तो सरकारी जो बैंक होते हैं इनमें आपको जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। आपका काम क्या है कि बैंकों की जो है लीगल जो काम होते हैं उनको संभालना है, उनको देखना है। तो ये काम आप कर सकते हैं, इन नौकरियों में आप जा सकते हैं मुन्ना, ठीक है, मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत लगा लेना यार। तो इन नौकरियों में आप जा सकते हैं, ये नौकरी आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं हम तो पढ़ाना है, हम तो आपकी तरह बनना है, कि हम तो आपकी तरह पढ़ाना चाहते हैं, हमें नहीं जाना है किसी नौकरी में, ठीक है, हमें नहीं करना है कोई नौकरी, हमें सिर्फ पढ़ाना है, तो भी पढ़ा सकते हैं आप। कैसे, एलएलबी की है तो उसके बाद एलएलएम कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए, एलएलएम कर लीजिए, उसके बाद नेट क्रैक कीजिए और फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आसानी से मिल जाएगी। इसमें भी अच्छी तनख्वाह होती है, तो मुन्ना मुन्नियों का और अपनी बीवी का अच्छे से खर्चा चल जाएगा, माता पिता का अच्छे से खर्चा चल जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं, ठीक है, एलएलएम के थ्रू। एलएलएम के बाद जो आपको नेट क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद जो है डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट करेंगे सॉरी, और असिस्टेंट प्रोफेसर आप नियुक्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी एलएलबी में और एलएलएम में। अब इसके साथ ही एक ज़रूरी सूचना, अब ज़रूरी सूचना ये नहीं कि आज रात 12 बजे से जो है सभी पुराने नोट बंद हो जाएंगे और नए नोट शुरू होंगे, वो अथॉरिटी तो हमारे पास है नहीं। चलो ज़रूरी सूचना क्या है, ज़रूरी सूचना ये है कि जितने भी लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने मेरी आईपीसी वाली वीडियो देखी होगी, जो मैंने आईपीसी करवाई थी, उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है आप लोगों का। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाऊँ, जबकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों की बात सुन ली है और मैं चाहता हूँ कि आईपीसी के जितने भी चैप्टर हैं उन पर एक एक चैप्टर पर विस्तार से पूरी हिंदी में जो है वीडियो लाऊं, और पूरी एनालिसिस के साथ, पूरी गहराई के साथ, और अच्छे से आपके जो दिमाग में लो की गहराई है ना वो बिठा दूं, ताकि आप जितने भी मैंने एग्ज़ाम बताए हैं, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हो सके, और जो आपकी एक ड्रीम है कि कोई ना कोई नौकरी मिले, नौकरी के बाद ही अन्य चीज़ें मिलती हैं, तो वो पूरी हो सके। इसके लिए मैं अब एक प्रयास करूंगा, आप लोगों के सहयोग की उसमें बहुत बड़ी जो है ज़रूरत है। क्या प्रयास करूंगा कि मैं जो एलएलबी के लिए जितने भी, या एलएलएम के लिए जितने भी संविधान की गहराई वाली पुस्तकें हैं, या जो आईपीसी की भारी पुस्तकें हैं जिनसे आप डरते हैं, और जो सीआरपीसी की भारी पुस्तकें हैं जिनसे आप डरते हैं, जो अच्छी गहराई वाली हैं, वो लेकर अब इस चैनल पर आऊँगा। और आईपीसी के चैप्टर वाइज विस्तारित जो कुछ जो है जो कोचिंग वाले हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे में देते हैं, वो कोर्स वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊंगा। और यहाँ पर आईपीसी का जो पूरा एक चक्कर चलाएंगे अब इस चैनल पर, ठीक है। तो उसको आपको सपोर्ट करना है, देखना है हर रोज़, और जितने भी वीडियो आएंगे तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ देखना है और शेयर करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो एक और काम कर दीजिए, वो भी छोटा सा ही है, शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर कर दीजिए, या टेलीग्राम पर कर दीजिए, या इंस्टाग्राम पर कर दीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर आप कोई हेल्प चाहते हैं हमसे और भी, तो हमारी टीम का एक नंबर है, उस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और टीम के कुछ रूल्स हैं, और इंडिया ऑक्सफोर्ड टीम के जो कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो अगर आपको वो फॉलो करने हैं और करने पड़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है प्यार से ब्लॉक किया जाएगा। प्यार से ब्लॉक करने का मतलब है कि बिना कहीं आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो नंबर है 7700044877, 7700044877। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। अगर आप कुछ समस्या पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा एलएलबी का चक्कर। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो तब तक बने रहिए और निश्चिंत रहिए, आईपीसी सीआरपीसी सभी करवाऊंगा। आप एलएलएम कीजिए, एलएलबी कीजिए, अगर आप वहाँ से जो मेरी वीडियो से नोट्स बनाकर एग्जाम में लिख कर आओगे तो फर्स्ट डिवीज़न आराम से आ जाएगी। ये मैं आशा आपसे करूंगा, या इतनी तो अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप इतना तो अच्छे से समझ लेंगे कि मैं इतना आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो
तो वही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक खेलते रहो, मज़े में रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।